चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। ये हमारा फोरेंसिक बायोलॉजी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो पहली यूनिट है बच्चे, उसके आज हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और डायरेक्टली ऐसा नहीं कि एमसीक्यूज आपको बताऊंगा किस किस वैरायटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट टाइप के कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे, केस स्टडी वाले कैसे आएंगे, वो बातें बताऊंगा। हालांकि हमारी यूनिट नंबर 1 जो है थोड़ी फंडामेंटल है। अगली यूनिटों से एक्चुअल में वैसा सिलेबस आपका शुरू होगा जैसा सच में आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। बट ध्यान रखना, हर बड़ी चीज़ की शुरुआत फंडामेंटल से ही होती है। तो ये हमारे पहले यूनिट के ऊपर आते हैं। चलिए बच्चे, तो पहली यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। जो बैच हमारा संसारम एप्लीकेशन पे चल रहा है, जो बच्चे जुड़े हैं उन्होंने, आज आप सभी के लिए है। पहला क्वेश्चन जो है ना बच्चे, वो आपको दिखाऊंगा मैं कॉम्प्लेक्स केस स्टडी से। कि भाई एक क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ी सी जटिल होती हैं और केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, फोरेंसिक है तो केस स्टडी तो आपको देखनी पड़ेगी। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, दोनों ही लैंग्वेज में है। आप जिस लैंग्वेज में चाहो अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, मैं मिक्स करके पढ़ता हूँ। भाई जो हमारे पास बायोलॉजिकल एविडेंस यानी कोई भी जैविक साक्ष्य है, मर्डर विक्टिम इज फाउंड इन अ फील्ड। भाई बायोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बात है। ए मर्डर विक्टिम इज फाउंड इन अ फील्ड। एक हत्या का शिकार एक खेत में पाया जाता है और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो जांच करने वाले हैं, उन्होंने शरीर से खून के धब्बे, बिना रूट के बाल, ध्यान रखना बाल की रूट में क्या क्या चीजें मिलती हैं समझा था मैंने आपको बैच के अंदर। इसने बोला कि खून के धब्बे मिले हैं, बिना रूट के बाल मिले हैं, और उसके जूतों पर पोलेंस, पराग यानी कि पोलेंस मिले हैं, और साथ में बच्चे इंसेक्ट बरामद किए गए हैं। ठीक है, साफ तौर पे देखिए आप लोग। ठीक है बच्चे, तो मैंने कहा आपको कुछ इंसेक्ट भी बरामद किए गए हैं। उसकी व्यक्ति की पहचान के लिए कौन सा साक्ष्य सबसे कम उपयोगी होगा? ध्यान से देखिए बच्चे, कौन सा साक्ष्य सबसे कम उपयोगी होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। किसको? इंडिविजुअल व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा साक्ष्य सबसे कम उपयोगी होगा? अब देखिए चार में से, क्या ब्लड खून के धब्बे मिले हैं वो, या बिना रूट के बाल मिले हैं वो, मैगट्स मिले हैं, या पोलन ग्रेन्स मिले हैं बच्चे। अब यार आपको पहचान करनी है इंडिविजुअल पर्सन की। इंडिविजुअल पर्सन की पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, या तो डीएनए का एनालाइज करना पड़ेगा आपको, या फिर उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन का एनालाइज करना पड़ेगा, कहाँ से व्यक्ति आया है, कहाँ कहाँ से गया होगा। अब इस आधार पे सबसे एटलीस्ट जो आपका है बच्चे, वो होगा कौन सा सर? पोलेंस, डी वाला ऑप्शन आपके सामने। देखो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है ना, इन चार ऑप्शन के अंदर आपको ब्लड स्ट्रेन, हेयर विदाउट रूट्स, ये सारी चीजों में क्या बेनिफिट है? देखिए जरा आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। भाई खून के धब्बों से डीएनए प्रोफाइल प्रदान कर सकते हैं, तो इंडिविजुअल की पहचान हो सकती है। जड़ों के बिना बाल जो है ना, वहां पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रदान हो सकता है, उससे पहचान कर लेंगे। मैगोट्स से पीड़ित डीएनए हो सकता है। मैगोट्स में, मैगोट्स मतलब जो आपके कीड़े हैं, उनके अंदर भी उस व्यक्ति का डीएनए हो सकता है जिसको उन्होंने खाया होगा। ओके सर, और हम पीएमआई का अनुमान लगा सकते हैं। पोलन ग्रेन मुख्य रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी स्थान से जोड़ता है, मैंने कहा ज्योग्राफिकल लोकेशन से जोड़ता है। तो आमतौर पर किसी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते, उससे हम ये पहचान कर सकते हैं ज्योग्राफिकल व्यक्ति कहाँ कहाँ से आया होगा। तो आंसर आ जाएगा डी वाला, पोलेंस वाला। अगर इंडिविजुअल की पहचान करनी है तो उसका हमारे पास कोई खास यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है सर, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप के दूसरी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बच्चे, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन। स्टेटमेंट दे रखी, ह्यूमन की जो इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट यानी कि आप लोग कह सकते हैं सर आरबीसी, इरिथ्रोसाइट या आरबीसी, ये आपके पुअर सोर्स होते हैं बच्चे किसका? डीएनए का। अच्छा, पुअर सोर्स होते हैं डीएनए का? कहोगे सर डीएनए तो सर वहां होता है जहां न्यूक्लियस मिलेगा ज्यादातर, तो अब इनमें न्यूक्लियस तो होता नहीं। हाँ सर, सोचा जा सकता है। दूसरा रीजन है कि मैच्योर इरिथ्रोसाइट लेक न्यूक्लिया। इसने कहा कि क्योंकि भाई जो विकसित हो चुके हैं ना इरिथ्रोसाइट, उनके अंदर न्यूक्लिय नहीं होता। तो बात भी सही है, आंसर भी सही है, दोनों ही बातें सही लग रही मेरे भाई। आंसर आ जाएगा ए, कि बात भी सही है और उसका रीजन भी सही है, क्योंकि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता नहीं, डीएनए न्यूक्लियस में होता है, तो डीएनए का सोर्स नहीं है अच्छा वो। चलिए ए आंसर। फिर बच्चे तीसरी टाइप के क्वेश्चंस और कैसे आते हैं, वो आते हैं सर
एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, विश्लेषण करना आपको बातों का। कैसे करते हैं विश्लेषण टाइप के? देखो क्वेश्चन के टाइप भी बता रहा हूँ कि कैसे आते हैं आपको, और देखो आपके बन रहे हैं क्वेश्चन। अब फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट, कोई फोरेंसिक जीव विज्ञानी है, डिस्कवर अ बैक्टीरियल कॉलोनीज, एक लाश से वो क्या करता है मेरे भाई, एक लाश से बरामद ब्लड के अंदर जीवाणुओं की कॉलोनियों का पता लगाता है। ठीक है सर। विच इन्फ्रेंस, कौन सा अनुमान सबसे सही है? भाई बैक्टीरिया की कॉलोनी का पता लगा। देखो जो लाश मिली है ना, उसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी यानी बैक्टीरिया का ग्रुप मिला है उसको। तो इसके आधार पर बताओ इन सारे ऑप्शन में से कौन सा एस्टिमेशन सही होगा कि भाई विक्टिम जो है वो डाइड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी जो मरने वाला है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से मरा है। बैक्टीरिया मे हैव प्रोलिफेरेटेड आफ्टर डेथ, हो सकता है कि बैक्टीरिया मरने के बाद ग्रोथ किए हों। ब्लड इज अनसुटेबल फॉर एग्जामिनेशन, ब्लड सुटेबल नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, जो हमने ब्लड से उठाए है ना, इसने कहा ब्लड सुटेबल ही नहीं है। बैक्टीरिया प्रूव पॉइजनिंग, बैक्टीरिया आपका ये कहते हैं कि पॉइजनिंग से उसकी मृत्यु हुई है। देखो भाई कौन सा सबसे बेटर है अनुमान है? याद रखिए बच्चे, देखो ये जो ऑप्शन आपके सामने थे ना चार, इनमें से देखो ब्लड अनसुटेबल तो है ही नहीं, ब्लड के अंदर तो आपको लगभग सारे सैंपल मिल जाते हैं। बैक्टीरिया मिलने से ये मतलब नहीं कि बैक्टीरिया से ही वो व्यक्ति जहर बन गया होगा, मर गया होगा। ये भी जरूर नहीं कि बैक्टीरिया मिले तो बैक्टीरिया से ही मरा होगा। एक ही ऑप्शन दिखता है कि हो सकता है कि बैक्टीरिया जो है ना मरने के बाद ग्रोथ किए होंगे। इन चारों में से तो एक ही अनुमान ठीक लगता है हमें, ये लिखा हुआ आपका बी वाला आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके सर। अब देखो, अब एक कॉम्प्लेक्स केस है आपका, स्केलेटन केस। मतलब जो आपके क्वेश्चंस की टाइप बोल रखी है मैंने कि भी कंकाल के आधार पे भी थोड़े जटिल क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आएंगे समझिए। क्वेश्चन बोल दिया कि रिकवर्ड स्केलेटल रिमेन्स शो, रिकवर्ड का मतलब जो बरामद किया गया है, स्केलेटल मतलब कंकाल के अवशेष, और वो हमें क्या दिखाते हैं? अगर किसी का कंकाल मिला और उस कंकाल के अवशेष से हमें क्या अनुमान लगाएंगे, और हमें मिला क्या उसमें? एक तो जो पेल्विक रीजन था ना वो चौड़ा मिला, पेल्विक मतलब हिप वाला रीजन ब्रॉड मिला। अच्छा, फिर सियाटिक नोच जो है ना वो भी आपको क्या मिला? चौड़ा मिला बच्चे, जो पायदान कह सकते हो आप लोग। राउंडेड पेल्विक इनलेट, गोल आपका पेल्विक इनलेट जो है उस वो गोल मिला, हमने चपटा नहीं मिला। और प्रोमिनेंट मास्टोइड प्रोसेस, मास्टोइड की प्रक्रिया आपकी प्रमुख है उसमें। तो बताइए इसमें से कौन सा निष्कर्ष उचित है? अब भाई ये जो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ना, इनके आधार पे हमने स्केलेटल से हम कैसे पता लगाते हैं कि मेल है कि फीमेल है, या फिर कैसे इंजरी हुई है, या फिर कैसे मृत्यु हुई है, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। तो भाई अब इसके आधार पे क्या अनुमान लगाएंगे कि डेफिनेटली वो एक मेल है या वो फीमेल है, या ज़्यादातर महिला लेकिन परस्पर विरोधी संकेत हैं तो आगे और देखना पड़ेगा, या फिर सेक्स का अनुमान नहीं लगा सकते। भाई पेल्विक रीजन से मैंने आपको बताया था अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है आपको, ये देखिए सी वाला देखिए, कि जो पेल्विक ट्रेट है ना वो स्ट्रांगली इंडिकेट करते हैं कि फीमेल सेक्स है, और जो मास्टोइड प्रोसेस है वो सजेस्ट करती है कि मेल के करेक्टरिस्टिक हैं। तो मिक्स इंडिकेशन है, इसलिए हमें फर्दर और एग्जामिनेशन की आवश्यकता है, सिर्फ एक ही चीज के आधार पर अनुमान नहीं लगा सकते, यानी कि सी वाला आंसर रहेगा। कुछ संकेत जो है यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने कि भाई पेल्विक ट्रेट जो दिए गए हैं ना, आपको पेल्विक के बारे में बोला है, तो ये पेल्विक वाला रीजन तो फीमेल्स में होता है। लेकिन मेरे भाई उसके अलावा जो मास्टोइड प्रोसेस है ना वो कहती है कि भाई ये करेक्टरिस्टिक तो मेल के अंदर पाई जाती है, तो और एनालाइज करने की आवश्यकता है, जरूरी नहीं है कि हमें आंसर देना ही है। फिर से देखो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन और कैसे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फोरेंसिक बायोलॉजी डील्स ओनली विद डीएनए। अच्छा, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी। फिर बोला कि ब्लड स्टेन्स पैटर्न एनालाइज में असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन, खून के धब्बे का जो पैटर्न है ना वो आपका जो भी क्राइम हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको दोबारा से इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे कैसे हुआ होगा। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है बच्चे? भाई फोरेंसिक बायोलॉजी क्या सिर्फ डीएनए की जांच करती है? एक बार मुझे ये बताओ। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, फोरेंसिक बायोलॉजी जो है सर वो मच मोर देन डीएनए एनालिसिस, मतलब सर डीएनए से बहुत ज्यादा एनालाइज करती है, सिर्फ डीएनए के बारे में नहीं पता लगाते। हमने कितने सारे एविडेंस देते बत्ते, तो एक वाला नहीं होगा, बाकी तो ठीक है भाई। फोरेंसिक एंटोमोलॉजी तो उसकी ब्रांच है। ब्लड स्टेन के जो पैटर्न है ये भी हमने पढ़ा था, कई प्रकार के पैटर्न बताए थे मैंने आपको कि चाकू वाले कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे कई प्रकार के पैटर्न हैं। दूर से किसी ने हिट किया है या पास आकर के हिट किया है तो हम अनुमान लगा सकते हैं इससे। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा अपना यहाँ पर? सी वाला हो जाएगा। 2 और 3 सही है स्टेटमेंट, पहली गलत है।
फिर आ जाओ। अब असोल्ट के केस में कॉम्प्लेक्स केस स्टडी क्वेश्चन कैसे बनते देखो। ए वेजाइनल स्वैब, वेजाइना यानी योनि से जो हमने सैंपल लिया, उसमें क्या है, स्पर्मेटोजोआ है, लेकिन डीएनए एनालाइज जो है उसने ये बताया कि 2 मेल का कंट्रीब्यूशन है उसमें। असोल्ट केस है फीमेल के साथ, वहाँ पे वेजाइनल स्वैब हमने लिया, वेजाइना से हमने सैंपल उठाया, पता लगा कि यहाँ पर 2 मेल्स की उपस्थिति बता रहा है ये। तो बताइए बच्चे, इनमें से इसके आधार पे सबसे रीजनेबल इंटरप्रिटेशन हम क्या व्याख्या कर सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं? लेबोरेटरी कंटेमिनेशन इज सर्टेन, क्या प्रयोगशाला के अंदर कुछ छेड़छाड़ हुई है सैंपल के साथ? या विक्टिम हैड कॉन्टेक्ट विद मोर देन वन मेल सोर्स, या फिर जिसके साथ असोल्ट हुआ है उसका संबंध एक से ज्यादा पुरुष से हुआ है? या डीएनए एनालाइज इनवैलिड है? या स्पर्म सेल जो है ना उनके अंदर कोई डीएनए नहीं है? तो मेरे भाई देखो, मिक्स्ड डीएनए प्रोफाइल में रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स एंड रिक्वायर इंटरप्रिटेशन, यानी कि इसका मतलब है कि भाई एक से ज्यादा योगदानकर्ता हो सकते हैं और इसकी व्याख्या की आवश्यकता हमें होती है। तो ये आंसर आएगा बी वाला। समझ गए कि एक से ज्यादा पुरुष इसमें शामिल होंगे। एनालिटिकल सेल बारे में देखो, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस दैट ए सेल इज यूकारियोटिक? इनमें से कौन सा एक चीज है जिसकी प्रेजेंस से हमें पक्का ये पता लग सकता है कि भाई जो सेल है ना जो हमें मिली है कहीं पे वो यूकारियोटिक है? क्या राइबोसोम, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या न्यूक्लियस एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, या साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म तो हर चीज में होता है। सबसे मेन है सी वाला जो आपके सामने है कि प्रोकारियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकारियोटिक में मिलेगी आपको। फिर बच्चे, ल्यूकोसाइट्स आर प्रिफर्ड फॉर फोरेंसिक डीएनए एनालिसिस। ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल को हम प्राथमिकता देते हैं एनालाइज करने के लिए, किसी भी चीज का पता लगाने के लिए फोरेंसिक बायोलॉजी में। क्यों? रीजन है कि ल्यूकोसाइट कंटेन न्यूक्लियाई, क्योंकि इनमें न्यूक्लियाई होता है और न्यूक्लियाई में डीएनए होता है, डीएनए से पता लग जाता है। तो बात तो सही है, दोनों ही चीजें सही है, तो स्टेटमेंट भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी। फिर एंटोमोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन देखो, अ बॉडी रिकवर्ड इंडोर्स हैज थर्ड इंस्टार ब्लोफ्लाई लार्वा। घर के अंदर बरामद एक शव में थर्ड इंस्टार ब्लोफ्लाई लार्वा होता है, थर्ड स्टेज का। कमरे का तापमान 4 दिनों तक 28 डिग्री सेल्सियस रहा। बताइए अब क्या चीज है? देखो भाई, ब्लो फ्लाई का अलग से केस बताया था, अलग अलग स्टेज बताई थी मैंने, कहा कि थर्ड इंस्टार थर्ड स्टेज का लार्वा आपको मिला ब्लो फ्लाई का, और कमरे का तापमान इतना रहा है। तो बताओ अब आपका है, कहा विच फैक्टर इज मोस्ट क्रिटिकल वाइल एस्टिमेटिंग पीएमआई, मतलब पोस्टमार्टम के बाद का समय हमें पता लगना, पोस्टमार्टम इंटरवल पता करना कि मरे हुए कितना टाइम हो गया। तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा हमारे लिए काम आएगा? विक्टिम का ब्लड ग्रुप, या इंसेक्ट का डेवलपमेंट रेट, या हेयर कलर, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम? अब लगा लिया होगा अनुमान आपने, क्वेश्चन इंसेक्ट के बारे में है तो इंसेक्ट का ही अपने को ग्रोथ रेट पता लगेगी। इस टेम्परेचर पे इंसेक्ट की ग्रोथ रेट कितनी होती है उसके हिसाब से हम समय का अनुमान लगाएंगे कि इतने टेम्परेचर पे इतने समय होगा तभी लार्वा की ये स्टेज पहुंची होगी, उसी के हिसाब से हम लोग समय बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, हेयर रूट्स कैन प्रोवाइड न्यूक्लियर डीएनए। हमारी बालों की जड़ जो है उसके अंदर न्यूक्लियस वाला डीएनए मिल सकता है। हेयर शाफ्ट जो है वो हमें हमेशा यूजलेस होते हैं। या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट से हमें यूज, इसने तो कहा कि हेयर शाफ्ट जो है यूजलेस होते हैं, लेकिन इसने कहा कि नहीं नहीं उनसे भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिल सकता है। बताओ तीनों में से कौन सी बात सही है? सी आंसर बच्चे, हेयर शाफ्ट जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो प्रोवाइड कर सकते हैं, न्यूक्लियर डीएनए नहीं मिलता, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये कथन के बारे में हमसे पूछा है, कथन जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, तो क्या आएगा मेरे भाई? मैंने कौन सा बताया आपको? सी वाला आएगा। सी का मतलब है कि सर 1 और 3, पहला तो देखो सही है कि हेयर रूट्स में न्यूक्लियर डीएनए मिल सकता है। सी वाले में, तीसरे वाले में ये कहता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ना वो हेयर शाफ्ट से मिल सकता है, तो वो यूजलेस नहीं होते। ये 2 वाला गलत है, आंसर आ जाएगा सी वाला। ये हो गए भाई 10 क्वेश्चन, मैंने टाइप बता दी। एनालिटिकल आ सकते, कॉम्प्लेक्स केस स्टडी आ सकते, स्टेटमेंट टाइप आ सकते हैं। ये 15 क्वेश्चन है तुम्हारे खुद के करने के लिए, ये तुम्हारे लिए शीट है, तुम खुद प्रैक्टिस करोगे। आंसर भी लिखे हुए हैं, लेकिन बिना आंसर देखे तुम अपने घर पे इसको प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये बना रखे मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए, 10 मैंने करवाए हैं, 15 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए थे कि आपको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर हालत में बच्चे करने पड़ेंगे। जितने ही बच्चे जुड़े हुए हैं, कंसेप्ट मैंने आपको सारे एप्लीकेशन बैच में पढ़ा दिए हैं। 10 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी, इससे पहले 20-25 मैंने आपको बैच में ही और प्रैक्टिस करवाए थे। अब ये 15 आपके लिए छोड़ता हूँ। जहाँ भी दिक्कत आए डेफिनेटली मुझसे संपर्क करके आप क्लियर करोगे, लेकिन इसको पहले करना आपने है एक बार।
ताकि जितना पढ़ा है कंसेप्ट आपने वो सारा इस एमसीक्यू के माध्यम से दोबारा रिवीजन हो जाए आपका। और जो कॉपी में नोट्स लिखवाएं कॉपी साइड में रखना, जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन हो उसको रिवीजन करने के समय आपको हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए बच्चे, ये था सेशन हमारा आज का। मिलते हैं इसके बाद दोबारा किसी सेशन में। जय हिंद भाई।